ओके, तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था भाई हमने, सो बताओ वर्क जरा। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क के बारे में हमने देखा था, जो कि था मेरा फोर्स इनटू, या फिर बोलूं डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी एस। उसके बाद हमने देखा था क्या, वर्क वर्क एनर्जी। एनर्जी थ्योरम, और कुछ क्वेश्चंस किए थे, मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी क्वेश्चंस किए थे। यही किया था हमने लास्ट क्लास में। तो अब हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे आज, और कुछ कुछ टेस्टी टेस्टी क्वेश्चंस करने वाले। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा, और पावर के बारे में देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी थ्योरी जो है थोड़ी सी फास्ट रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस हम अपन को ज्यादा से ज्यादा करने हैं, इसलिए थोड़ी सी थ्योरी फास्ट रहेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। MGH। अब ये क्यों होती है mgh, ये हम इसका प्रूफ mgh का पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर। तो अभी आप इतना समझो कि आपकी जो हाइट है अर्थ से, मान लो कुछ h है, तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो वो होती है mgh। एक्चुअली में वो क्या होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम वर्क डन बोले हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ कितना लगाना होगा, एम जी के इक्वल। भाई मेरा एम जी नीचे लग रहा होगा, इसको हटा उठाने के लिए एफ फोर्स, मान लो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेट कर ही नहीं रही है, हमने उतना ही फोर्स लगाया, बस उठा के ऊपर धीमे 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 ऊपर ले जा रहे हैं। तो मेरे को वर्क कितना करना पड़ेगा, एम जी इंटू एस। एस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच। तो एम जी एच मेरा क्या हो गया, actually work done by external force to raise a object ground to h height is equal to change in potential energy, या फिर potential energy of that object at that point। कुछ समझ में नहीं आया सर आपने क्या बोला? हमें यहां से यहां तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। अब तो समझ में आया है भाई, यस सर। ठीक है। लेकिन हम बचपन से पढ़े थे सर, U इक्वल टू एम जी एच, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी को U से शो करते हैं, वर्कडन हमारा। ये वर्कडन किस केस में होगा, मान लो अगर कोई वर्कडन पूछ ले कि भाई यहां से ऑब्जेक्ट मैंने उठा के यहाँ पे रखा, अब तो बताओ मैंने कितना काम किया, तो वर्कडन किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। आपने छत से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका, अब और आप छत को रेफरेंस मान रहे हो, ध्यान रखना रेफरेंस किसको मान रहे हो, छत को। तो वहां से जो हाइट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, तो एच को क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी आ सकती है। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे थोड़ा सा डिटेल में इसमें हम जाएंगे। अभी जैसे इसका होता है क्या है कि ऑसिलेशन मोशन होती है, जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हैं ऐसे 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 करके रोटेट करती है वो, लेकिन हम उस चीज को अभी नहीं देखेंगे, उस चीज को हम देखेंगे ऑसिलेशन चैप्टर इन डिटेल, स्प्रिंग को। लेकिन अभी आप इतना देखोगे, अगर मैं स्प्रिंग को किसी एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर देता हूं, स्ट्रेच करता हूं, तो स्प्रिंग क्या करती है भाई, अगर मैं किसी स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचूंगा, क्या स्प्रिंग अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करती है कि नहीं, बोलो। यस सर। और जैसे ही अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा, तो स्प्रिंग उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी, मतलब स्प्रिंग जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, हमेशा उसके अपोजिट फोर्स लगाती है। क्या ये बात सच है, क्या मैं यस सर। yes, यस सर।
तो ये वो फोर्स लगाती कैसे भाई? क्योंकि वो एक एनर्जी स्टोर करती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी फोर्स लगा सकता है, तभी ताकत लगा सकता है जब उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो जैसे मेरी ये बुक है, जैसे ये बुक आपको हाथ में दिख रही है, इसी तरह से जमीन पे पड़ी रहे, तो किसके पास एनर्जी नहीं? आ रही बात समझ में? सॉरी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तभी ऐसा हो सकता है। तो माना कि मैंने किसी स्प्रिंग को, अभी ये क्या स्ट्रेच 0 है, यानी कि अगर मैं स्ट्रेच की बात करूं तो एक्स मान लेता हूं, यहां पे 0 है। अब स्प्रिंग इनिशियली यहां पे था, अब मैंने इस ब्लॉक को खींच के यहां तक कर दिया, मैंने कि एक्स मैंने एक्सटेंड कर दिया, बाहर की तरफ खींच दिया एक्स। जैसे ही बाहर की तरफ खींचा तो स्प्रिंग ये एनर्जी स्टोर कर दी, कितनी? हाफ के एक्स उसका। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्स दबा देता तब भी स्प्रिंग एनर्जी स्टोर कर दी, कितना? हाफ के एक्स उसका। जहां पे के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। कंप्रेस करे या स्ट्रेच करे, कंप्रेस करे या स्ट्रेच करो, दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग। और यू क्या है आपकी? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग। सारी बात समझ में? इतना इतना से क्लियर हुआ? Yes, sir. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होने वाला, ठीक है? Yes, sir. कब नेगेटिव होता है, कब फोर्स पॉजिटिव होता है, वैसे एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, स्प्रिंग आपको इधर फोर्स लगा रही है। जैसे एफ एस अगर मैं बोलूं, क्या होता है? माइनस के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स। कितना होता है? एफ एस Minus. माइनस के। अब माइनस क्यों है? क्योंकि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो स्प्रिंग आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। जैसे ही अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे, मान लो मैं बोल दे रहा हूं कि स्प्रिंग आपने कंप्रेस करके यहां तक ब्लॉक लिया, तो स्प्रिंग फोर्स आपको जो है ना वो इधर लगे, कि एक्स माइनस, क्योंकि आप लगा रहे हो इधर और स्प्रिंग लगा रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन। चलो इधर की जगह हम, मैं इस डायग्राम को यहाँ बना, यहाँ पे स्पेस है। So तब भी हमारा माइनस के kx ही होगा। यस 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 यस, दोनों केसेस में आपका माइनस के एक्स ही आएगा बेटा। जैसे आप अगर इधर लगा रहे हो, अब आप क्या ले रहे हो? आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसको पॉजिटिव ले रहे हो, आप इस साइड में नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हो, तो स्प्रिंग किधर अप्लाई करेगी? उससे स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में। ये आपका क्या है? स्प्रिंग फोर्स है क्या? माइनस के एक्स। आ रही बात समझ में? तो Yes, स्प्रिंग sir. हमेशा ही एक जो आप अप्लाई करते हो उसका अपोज करती है। जैसे आप देखोगे स्प्रिंग का यूज काफी होता है, बट आप नीट के हो ना, तो आप आगे जाके तो नहीं पढ़ोगे वैसे, बट इंजीनियरिंग के होते तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा स्प्रिंग पूरा वो है। एक बुक मान, एक चैप्टर मान लो, एक यूनिट मान लो, 3-4 चैप्टर हैं इस ओनली स्प्रिंग स्प्रिंग के। 3-4 चैप्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं, बट आपको इतना ही पढ़ना है बस, इतना काफी आपके। ठीक है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई? स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है ये क्लियर हुआ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ये क्लियर हुआ। अगर मैं एक्स को 0 कर दूं, यानी कि स्प्रिंग मेरी सिंपल रखी हुई है, ना तो स्ट्रेच की है ना कंप्रेस की है, तो मेरा स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि एक्स 0 है। Zero. यस और नो? भाई एक्स 0 है तो स्प्रिंग फोर्स 0। और जैसे ही मैं Yes, sir. बाहर की तरफ खींचूंगा, जैसे मैंने स्प्रिंग को छोड़ा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, तो वो दौड़ के जाती थी। जो मीन पोजीशन होती है जहां पे मेरी स्प्रिंग मतलब एक्स इक्वल टू 0 होता है, वहां पे मेरी स्प्रिंग की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो दौड़ के जाती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी के कारण, अंदर तक जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर से लौट के आएगी। ये चीज हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन में। एक्चुअली ऑक्सीलेशन में वहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वहां से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी वो कंसीडर करेंगे, कि वहां से इसी स्प्रिंग मास सिस्टम से ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो स्प्रिंग से रिलेटेड है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ऑक्सीलेशन, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद सीधा चैप्टर ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े हो कि नहीं? Yes, sir.
हीट थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Heat transfer, work done by the object, work done by on the system, work done by the system, intrinsic, extrinsic, intrinsic and extrinsic property, पढ़े होंगे ये सारी चीजें। बट इसीलिए मैं थोड़ा सा, अगर टाइम बचा तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑसिलेशन और वेव्स पढ़ेंगे हम इसके बाद में ग्रेविटेशन की बात आऊँ। ठीक है, तो अभी आगे बढ़े फिर क्वेश्चन की तरफ। Yes, sir. तो अभी हम देखते हैं Yes. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम बोलूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है कि न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, न ही बर्बाद किया जा सकता है, क्योंकि सर यही तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमको नींद में भी याद रहता है। ये स्टेटमेंट बच्चों को नींद में भी याद रहता है। Yes sir. Yes, sir. एनर्जी के नॉट बी तुरंत बोल देते हैं बच्चे, इतनी स्पीड में बोलते हैं सामने वाले को समझ में ही नहीं आता। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है? हाँ पता है। बोलो जरा। उसने इतना स्पीड में बोला, मुझे एनर्जी वर्ड समझ में आया और एनोदर समझ में आया, बीच में कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने वाह वेल डन, तेरे को रट्टी हुई है भाई। तेरे को नींद में पूछेंगे तब भी बोल देगा। तो ये बच्चों को रट्टी होती है एकदम, तो सही भी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अपन को ये बोलता है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं बर्बाद, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैंने साइकिल को चढ़ाया, तो मानो यहां पे जब साइकिल थी, तो यहाँ की इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मान लीजिए रेस्ट पे आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्ट पे आ गई तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। Zero. एनर्जी मेरी नॉन जीरो, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बात करूं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ई, यहाँ पे ई तो लिखा नहीं है, चलो ई यहाँ पे मान लेते हैं। तो क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा अगले वाले की एक्सप्लेनेशन दे दी इसने, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही है, जितनी एनर्जी, मान लो कि इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी है फॉर एग्जांपल 60 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल कितनी होगी बेटा, कोई बताएगा? 40 joule. 40 joule. यस 40 जूल। और माना कि यहाँ पे काइनेटिक जीरो है, तो पोटेंशियल कितनी होगी? 100 joule. 100 joule. काइनेटिक जीरो तो 100 जूल होगी। यस एग्जैक्टली करेक्ट। और माना कि यहाँ की बात करूं अगर मैं कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी मान लो 40 जूल है, हाँ, Kinetic energy 60. अगर चलो अलग मान लेते, 40 यहाँ पे माना है ना, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 30 जूल है, तो काइनेटिक कितनी होगी भाई? 70. 70 जूल। यस, ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट। तो सबको समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं ऊपर से, तब हमारी एनर्जी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो ये स्टोन मैंने हाथ से छोड़ा, तो यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे क्या है? यू मान लो आपका जीरो है, 0. यू जीरो है, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। I होगी. मैक्सिमम होगी, या फिर एम जी एच होगी, क्योंकि एच हाइट है मान लो टोटल। यस और नो? Yes sir. Yes, अब sir. मान लो कि ये हाफ पे आ गई, यानी कि ये हाइट मेरी h/2 है, h/2 है, और ये mgh की वैल्यू मान लो फिर से हम 100 जूल ही मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लिया 100 जूल। अब जब आधे रास्ते पे आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 50 जूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes sir. काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ये भी 50 जूल हो जाएगी। 50 joule. सिमिलरली जब यहाँ पे आ गए, लास्ट में आ गए, तो हाइट क्या होगी मेरी? जीरो हो गई। हाइट जीरो होगी तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। और काइनेटिक Zero. एनर्जी क्या होगी? 0. 100 जूल होगी। 100 joule. यस और देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जितनी है उतनी काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? Yes sir. Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो,
A block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring. इस स्प्रिंग के द्वारा इसको प्रेस किया गया है. कंप्रेस थी स्प्रिंग अगेंस्ट स्प्रिंग. वन एंड ऑफ दिस कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस है 5 सेंटीमीटर. वेयर रिलीज द ब्लॉक मूव हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग. फाइंड आर. ये रेंज पूछिए आपसे. ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट भी लगेगा और आपका ये कंसेप्ट इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट लगेगा. तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं एक्चुअली. जो थोड़े से मीडियम लेवल के अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो एक कंसेप्ट पे कभी नहीं आते, दो कंसेप्ट होते हैं उसमें कम से कम. तो हमें दो कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. करो इस क्वेश्चन को. पहले आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर कंप्रेस है तो 5 सेंटीमीटर कंप्रेस है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो थी, क्या स्प्रिंग अपनी पोटेंशियल एनर्जी से धक्का मारेगी ब्लॉक को Yes, धक्का sir. मारेगी तो ब्लॉक क्या करेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लेके आगे कूद जाएगा. मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की थी, क्या वो ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी? Yes, sir. तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कूदेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी हाफ एमवी स्क्वायर को इक्वल कर दोगे आप हाफ के एक्स स्क्वायर के. तो वहां से आप निकाल लोगे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अब आपको निकालनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आर की वैल्यू निकालनी. आर कैसे आता था, याद करो पुराने दिन, पुरानी यादें याद करो. रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, यू एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता था कि नहीं? अरे बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यहां से अगर आप निकाल सको तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे. वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या थी इनिशियल, 0. हाइट क्या है 2 मीटर, 2 मीटर हाइट है. तो वह यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो. या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद हो टाइम ऑफ फ्लाइट का, √2h/g. या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगी S = ut + ½ at². करो भाई, फिर तो मैं तो करवाऊंगा ही, आप एक बार ट्राई करो. अच्छा, एक बच्चे का आंसर आ भी चुका है. मनीषा, आपका आंसर आ चुका है. तो सर मैंने पिछले वाला पूछना था कि थर्ड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 100 कैसे होगी. ओके, जस्ट वेट. थर्ड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 100 कैसे होगी, ठीक है. तो देखो बेटा, यहां से जो ऑब्जेक्ट था वो ग्राउंड गिरते 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 यहां पे आ गया. हमें ये पता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एड जो है 100 है, या फिर मैं बोलूं टोटल एनर्जी मेरी 100 है. तो आप जब आप यहां पे देखोगे, यहाँ पे एच क्या है मेरी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल मेरी 0 हो गई. तो काइनेटिक कितनी बचेगी, 100 बचेगी कि नहीं बचेगी बेटा? आई बात समझ में? सर जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 कैसे होगी. कहां पे, सर जब बॉडी मिडिल में? रेस्ट में होगी बल्कि. सर नहीं, रेस्ट में नहीं आई है, ये सॉरी. ग्राउंड से टकराने से पहले की बात है. इस ग्राउंड से जस्ट फ्यू सेकेंड, जस्ट टकराने से पहले की बात है. बॉडी रेस्ट में नहीं आई है यहाँ पे. आप ये कहना चाह रहे हो कि जब ऊपर से बॉल, ये पत्थर मैंने गिराया, ग्राउंड पर टकराने के बाद में तो रेस्ट पे आ जाएगा? नहीं, हम टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड. और एच आपका लमसम 0 हो गया है. मैं उस पॉइंट की बात, आ रही बात समझ में? क्वेश्चन आपका वैलिड था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम फेंकेंगे तो ऊपर से गिराएंगे, फॉल करेंगे तो ग्राउंड पे आने के बाद में रेस्ट में हो जाएगा. लेकिन हम बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले की बात. तो उस टाइम पे आपके काइनेटिक एनर्जी 0, वो 100 जूल होगी. हाँ, कुछ टाइम के बाद में वो रेस्ट पे आ जाएगा, जैसे टकराएगा ग्राउंड से पत्थर वहीं का वहीं रहेगा. तब आपकी काइनेटिक भी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल भी 0 हो जाएगी. वो जो एनर्जी थी आपकी अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगी. सारी बात समझ में? यस सर. ओके, जरा क्वेश्चन करो. वेल डन. वैसे आप क्या नाम बेटा, आपने आपने क्वेश्चन पूछा? मनीषा. मनीषा. अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा डाउट था. ओके, करो इस क्वेश्चन को करो.
है किसी का आंसर? डी ऑप्शन। ओके, वेट फॉर अदर्स। एक बच्चे का आया है डी ऑप्शन, बाकी किसी का आया? तो ए ऑप्शन। ओके, भुवनेश्वरी का भी डी ऑप्शन आया है। सर ऑप्शन ए आया। ऑप्शन। अच्छा, ए किसका आया है? ए, हाँ, भुवनेश्वरी का है। बी लिंक का आपका क्या आया है बेटा? सर 1। 1 आया, ओके। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 1 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट कोई नहीं, आरुषि गाल्टा ने अच्छा ट्राई किया। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी, तो आरुषि आप देखिएगा ध्यान से। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो अपन का जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, यहां से ये स्प्रिंग कंप्रेस है, तो यहां से जब ये ब्लॉक जाएगा तो माना कि मेरा वी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वी वेलोसिटी से जाएगा, तो और डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी मेरी इसकी? इनिशियल 0 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दे ही नहीं रही है भाई स्प्रिंग, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी दे रही है। और इस मास कितना है ब्लॉक का? 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg। यस और नो? बोलो। Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब और क्या है? कंप्रेस स्प्रिंग, यानी कि एक्स कितना दे रखा है आपको? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.100 के डिवाइड करोगे ना, अरे 100 के डिवाइड करोगे, 0.5 मीटर। Yes, यस sir. और नो? ठीक है भाई। Yes, अब sir. अपन को पता है कि इसकी जो यहां से जो बम कूदेगा तो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को लेके कूदेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, बोलूं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वो इक्वल टू होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स उसका है, Half kx square. इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, चलो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। के कितना है? के मेरे को के दे रखा है 100 Newton पर मीटर, ये 100 दे Yes, रखा है। sir. तो 100 इंटू एक्स क्या है मेरा? एक्स मेरा 5, सॉरी जीरो Five. पॉइंट Zero जीरो point फाइव बोल दो कि जी। या फिर एक काम करें, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 5/100 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. 25 डिवाइडेड बाई 10,000। भाई 4 जीरो हो जाएगा ना नीचे, स्क्वायर करूंगा तो, इक्वल टू एम कितना है मेरा? 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी कि क्या मैं बोल दूं? Zero point वन one बाई टेन 1/10 बोल दूं उसको, इसको जीरो Yes, पॉइंट वन को 1/10 kg बोल सकता हूँ ना। yes, वन sir. बाई टेन इंटू वी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक भाई? No, नो sir. सर। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक जीरो से ये जीरो मर गया, 2 जीरो ये मर गए। तो देखो ये जो जीरो है यहाँ पर 2.5 कर देगा, और इधर वी स्क्वायर है। तो v इक्वल टू क्या मेरा, चलो थोड़ा सा और लेंथी कर देते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 2.5 आ गया। तो v मेरा क्या आ गया? 2.5 इन अंडर रूट मीटर पर सेकंड आ गया। तो मेरे को ये एक स्पीड पता चल गई कि यहां से जो कूदेगा वो 2.5 मीटर पर सेकंड से कूदेगा। ये तो मेरे को पता चल गया। लेकिन मेरे को चाहिए क्या भाई रेंज के लिए? इस रेंज के लिए क्या चाहिए मेरे को? देखो, एक तो v चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा v है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकता हूँ? याद करो पुराने दिन, पुरानी याद है, पुरानी याद है वो बचपन वाली, बचपन वाली इन द सेंस प्रोजेक्टाइल वाली याद है। प्रोजेक्टाइल वाली याद है। सर भूल गए सारी याद है, ठीक है, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की बात करो, इनिशियल वेलोसिटी u है,
तो जब यहाँ पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी मान लो कुछ भी होगी, तो अच्छा डिस्टेंस कितना चला है ये, 2 मीटर चला है। तो क्या मैं बोल दूं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा 2 मीटर है, और एक्सेलरेशन मेरा माइनस के जी है। ये चीजें तो पता है आपको, मेरे को टाइम चाहिए, टाइम पता करना है। कौन सा इक्वेशन लगाऊं, s इक्वल टू यू टी UT प्लस plus हाफ half AT square. ए टी स्क्वायर, या फिर हम बोल दें कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो इसको Yes, अगर sir. बेस मान रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, माइनस के 2 मीटर होगा भाई। इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस के 2 मीटर होगा भाई। ये तो एटलीस्ट आप अगर प्रोजेक्टाइल का फंडा याद नहीं रख रहे हो तो आपको M1D का तो याद रखना पड़ेगा ना, M1D का, तो M1D से कर लो भाई। तो S क्या होगा मेरा, माइनस के 2 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस हाफ जी, जी कितना है मेरा 10 इंटू टी स्क्वायर। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, पहले 2 इंटू 2 4, 4/10 इक्वल टू, टी को कैपिटल ले लो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लिया है ना, कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या आ गया मेरा 0.4, तो टी के क्या आ गया अंडर रूट में 0.4 सेकेंड। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। यहां तक क्लियर हुआ भाई सबको, Yes, है sir. भाई। अब अपन को चाहिए क्या, रेंज, रेंज आर चाहिए अपन को। आर का फॉर्मूला क्या होगा, वी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मेरा वी है, वी इंटू कैपिटल टी। वी क्या है मेरा अंडर रूट में 2.5 मल्टीप्लाई बाई, 2.5. टी क्या है रूट में 0.4. 0.4, तो आप देखोगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 24, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100, 100 टू प्लेसेस बाद पॉइंट लगेगा, देखो 1 और 2, 2 प्लेसेस बाद लगेगा तो 1 बचेगा इन अंडर रूट, अंडर रूट में 1, 1 का रूट क्या होगा 1, 1. 1 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका, है भाई, Yes, sir. So, ठीक है। से इससे हम चलो बात है, हाँ हाँ, किसी को दिक्कत है क्या, से इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी लगा सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला, किसी हाइट से ग्राउंड वाला फॉर्मूला लगेगा, हाइट से ग्राउंड वाला, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। टी इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g, टी इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g। अरे आप यहां से अगर फॉर्मूला भी निकालोगे ना, आप एक बात बताओ, ये s आपका 2 है और ये 1/2, इसको आप g मत रखो, इसको g रख दो, चलो ठीक है, इसको s रखो, तो यहां से अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, अगर इनडायरेक्टली, तो आपका देखोगे t इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g ही आएगा फॉर्मूला। देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2s हो जाएगा, इसको g रखो, 2h/g, और t स्क्वायर है तो अंडर रूट लग जाएगा। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल ही है भाई, प्रोजेक्टाइल में भी तो ऐसे ही ड्राइव किए थे अपन लोगों ने बच्चों, तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है। Yes, sir. प्रोजेक्टाइल से भी कर सकते थे लेकिन आपको पुरानी यादें याद ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने M1D से ही करवा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं पावर, पावर क्या होती है सर, ये होती है पावर, यही होती है क्या, यही होती है ना, Yes. डोले शोले, यस सर। जिसके डोले शोले ज्यादा होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें पावर बहुत ज्यादा, बोलते हैं कि नहीं, Yes, sir. यस सर। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन कितना तेज काम कर सकता है, कौन कितना तेज काम कर सकता है, वही उसकी पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लूं कि प्रीति को मैंने बोला कि, वैसे मैं जनरली एग्जांपल देता हूं कि प्रीति माँ, ठीक है, पापा स्कूल माँ जा रहे हैं, सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, तो पापा ने बोला बाहर पानी की 5 बाल्टी रख के भर दी, नल से पानी आ रहा था, 5 बाल्टी भर के रख दी। प्रीति ये मत बोलना कि हमारे घर तो टंकी हम ऐसे पानी नहीं भरते, एग्जाम्पल लिया है, मान लेते हैं कि टंकी भरी हुई, Yes, sir. या फिर टंकी में लीकेज हो रहा था इसलिए टंकी नहीं भर पा रहे हैं, तो 5 बाल्टी बाहर रखी, 10 बाल्टी थी एक्चुअली में, 5 आपके लिए, 5 आपके भाई के लिए, छोटे भाई के लिए।
आपने क्या किया, एक एक बाल्टी लेके आई, और क्योंकि आप दो उठा नहीं सकते एक बार, एक एक बाल्टी लेके आई आपने, एक एक बाल्टी लाके 5 बाल्टियों को 10 मिनट में रखा अंदर। आपके छोटे भाई ने क्या किया, दो दो बाल्टी ली, उठाई दो दो बाल्टी एक साथ, और उसने क्या किया, 5 मिनट में अंदर रख दी, पांचों बाल्टी 5 मिनट में अंदर रख दी, और आपने 5 बाल्टी 10 मिनट में अंदर रखी। किसकी पावर ज्यादा है? जिसमें 5 मिनट में रखी बाल्टी को अंदर। 5 मिनट में क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, रेट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। बाल्टी वाले एग्जांपल से क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, देसी एग्जांपल से ज्यादा जल्दी क्लियर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, मेरा पावर होगा। तो एवरेज पावर मान लो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, डॉट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो फोर्स एंड वेलोसिटी का भी होता है एक फॉर्मूला, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ डॉट वी कैसे होता है, देखो पावर क्या होता है, फोर्स, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या होता है यस मेरा, सर। t। तो एक बात बताओ, मेरा एफ ये हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होगा, वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, ये यस सर। होगा ना। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी एक फॉर्मूला होता है, स्केलर फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो अब अगर आपको बोले इंस्टेंटेनियस पावर, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं स्केलर फॉर्म में एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो जीरो होगा, अगर मेरा 0 डिग्री होगा तो मेरा 1। मैक्सिमम पावर आएगा, मतलब जो वन वैल्यू 1 आएगी, चलो ठीक है, वैल्यू 1 आएगी, पावर मैक्सिमम आएगी। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग पर सेकेंड, और एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, या फिर बोलूं वॉट, वाट लगाती, वाट मतलब पावर होती है। सबसे इंपोर्टेंट 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। क्योंकि अगर आप घर में देखोगे, आपकी पानी की मोटर जो पड़ी हुई है समर में, वो आपको एचपी में मिलेगी, पानी की मोटर एचपी मिलेगी। जो कार होती है, बाइक होती है, उन पे भी आपको एचपी में टॉर्क लिखा हुआ मिलेगा, एचपी सॉरी पावर, टॉर्क बोल रहा हूँ, एचपी में पावर लिखी हुई मिलेगी आपकी। जैसे मान लो आप लेने गए गाड़ी टाटा की, कोई भी टाटा टियागो लेने गए, टाटा टियागो लेने गए ईवी में, तो उस पर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 40 वॉट या फिर 40 हॉर्स पावर का इंजन है, 40 हॉर्स पावर का इंजन है, 20 हॉर्स पावर का इंजन है आपका। तो कितने वॉट एनर्जी, कितने वॉट एनर्जी का मतलब है कितना जूल पर सेकंड एनर्जी दे सकती है गाड़ी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, वॉट एचपी में 746 का मल्टीप्लाई कर दो, वो वॉट में आ जाएगी, उस वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड। आ रही बात समझ में है भाई? सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हाँ ओके। और 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। 1 किलोवाट आवर ये एक्चुअली में जनरली आपको यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ये पावर की, ये भी पावर की यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो सोचो, अगर आपके घर में दो मतलब 6 रुपए यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, 6 रुपए पर यूनिट, तो आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी का 6 रुपया देते हो। मेरी बात समझ में? 1 किलोवाट आवर की एक यूनिट होती है। क्लियर है? यस सर। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज, फोर्स एंड वेलोसिटी इज, पावर। अभी बताया Power. पावर। पावर, पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। मैंने बता दिया कैसे होता था वो। ठीक है, यस अब आता सर। है मेरा, इफ व्हीकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v अगेंस्ट फ्रिक्शन, द पावर ऑफ द इंजन इज, क्या पावर होगी? अगर कोई गाड़ी चल रही है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड चिल मार के चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये बताओ उसकी पावर क्या होगी भाई? मतलब उसमें फ्रिक्शन तो लग रहा होगा कंटिन्यूअसली, इसका मतलब वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रही होगी गाड़ी।
फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रही होगी, तो हमें उसकी पावर बतानी है कि भाई उसकी गाड़ी की पावर क्या है। करो भाई, इजी क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी आ रहा है एक बच्चे का। सर जो आपने वो पावर वाला बताया था वो दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बेटा। पावर वाला क्या बेटा? ठीक। क्या क्या पूछना है इसमें से? सर जो इलेक्ट्रिक पावर है। फ्रिक्शन क्या, यस कौन सर, सा? जो एंड में आपने, सर जो आपने किलोवाट पर आवर और पीस वाला बताया वो। किलोवाट पर आवर जो है ना, देखो 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट आवर आपके मीटर पे, अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में देखोगे 1 किलोवाट आवर होता है, तो उसका एक यूनिट हो, जिसका हम मान लो 6 रुपए देते हैं, तो वो एनर्जी कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है वो। मैं ये कहना चाह रहा था। और जो एचपी जो यूनिट, ये तो एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग जगहों पर पावर की अलग अलग यूनिट यूज की जाती है। जैसे इंजन, मोटर, जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे आपका पंखा होगा, पंखा के ऊपर वॉट में पावर लिखी होगी, क्योंकि वो एचपी तक उतनी उसकी रेंज नहीं है, कभी अच्छा नहीं लगेगा ना 0.02 वॉट का, 0.02 एचपी का पंखा है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। जो आपके कुएं में मोटर डलती है, जैसे ट्यूबवेल वाली मोटर है, घर के पानी वाली मोटर है, उनके ऊपर एचपी लिखा होता है, 1 एचपी की, 2 एचपी की, 3 एचपी की मोटर है। जैसे जो ट्यूबवेल खेतों वाले, खेतों में पानी देते हैं, वहां पे मोटर होती है 15 एचपी की, 18 एचपी की, 20 एचपी की, 22 एचपी की, वहां पे एचपी यूज होता है। एचपी मतलब 746 वॉट किलो, और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। आ रही बात समझ में? क्या बेटा? कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, आप क्या पूछना चाह रही हो? सर 1 किलोवाट पर आवर, ये वर्क हाँ, की यूनिट हुई ना? 1 किलोवाट आवर बेटा, ये एक्चुअली पावर की ही यूनिट है। हमने जूल में एनर्जी तो निकाली। ये हाँ, बोल सकते हो आप ये बोल सकते हो, क्योंकि जूल है, जूल पर सेकंड में हमने उसको जो टाइम था उसको मल्टीप्लाई कर दिया ना उसमें। आप देखोगे इस वाले में, इसमें 1 किलोवाट आवर जो लिखा है, किलोवाट में आवर का मल्टीप्लाई कर दिया है, आवर का मल्टीप्लाई। अगर राइट साइड में देखोगे हमारा जूल है, तो आप बोल सकते हो कि इतना वर्क हमारा हो सकता है, ये भी बोल सकते हो एक तरह से। क्लियर है? ओके सर। ओके, अब हम आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, हाँ ये वाला था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मान लो आपकी कोई गाड़ी जा रही है, आपकी कोई गाड़ी चल रही है, तो भाई उसके ऊपर फ्रिक्शन तो कंटिन्यूअसली काम कर रहा होगा ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मान लो इसका वेट है mg, यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? एन, एन क्या होगा? mg के तो क्या होगा? म्यू mg होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ये जो फोर्स लगा, अगर मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, बोलो कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा? 0 होगा। इसका मतलब नेट फोर्स तो कोई नहीं लग रहा है, नेट फोर्स कोई नहीं लग रहा। इसका मतलब जो वो फोर्स लगा रहा है, कार अप्लाइड फोर्स जो है, वो किसके इक्वल है? एफ आर के इक्वल है। वो क्या है? म्यू एम जी। तो जो पावर निकालूंगा, पावर क्या होगी? अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी। अप्लाइड फोर्स क्या है मेरा? म्यू एम जी, और स्पीड क्या है मेरी? वी है, तो मेरा आएगा म्यू एम जी इंटू वी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, नीट 2021 का क्वेश्चन। वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर
at a rate of Yes, sir. 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to friction force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? How much power generated by the turbine? ये पूछा है, लॉसेस उसने दे दिया है। एक्चुअली उसमें जो दे रखा है ना कि केजी पर सेकंड, एक्चुअली ये है m अपॉन टी, इसको हम बोलते हैं मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट उसने दे रखा है आपको। पावर का फॉर्मूला निकाल, पावर निकाल ली तो एक्चुअली में पावर बोल सकते हो कि पावर क्या होगी मेरी, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अभी आपको याद हो कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा था, गिर रहा था मेरा कोई ऑब्जेक्ट, तो वर्क कितना हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यस सर। बोलो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरी, mgh डिवाइडेड बाई टाइम मतलब t। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरा हाइट दे रखा है h, h कितना दे रखा है 60 मीटर। अंगूठी कांटे बाड़ू अर्घु मंगलसूत्र मम्मी ने देख के लिखा हुआ है। मम्मी ने देख के किसी का माइक कौन है? कृतिका, 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 कृतिका। बेटा माइक ऑफ कर लिया करो जब आप अपना घर में कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। अब आप देखो हाइट आपकी 60 मीटर है और आपका मास फ्लो रेट m अपॉन टी, m अपॉन टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 kg पर सेकेंड, इतना दे रखा है आपको, ये यस दे सर। रखा है बाबा। 10% लॉस, लॉसेस कितना दे रखा है, 10% है, और जी आपको दे रखा है। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आप करो सॉल्व, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ लॉसेस के बाद कैसे क्या होता है। अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो आई थिंक लॉस का मतलब होता है कि इतनी एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है, या तो आप टोटल एनर्जी में 0.9 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर मेरी 10% वेस्ट हो रही है तो बच कितनी रही है, इतना लॉस हो रहा है तो बच कितनी रही है, 90। बच रही है 90%। तो टोटल की कितनी बच रही है, 90%, 0.9 का मल्टीप्लाई कर। अब जो भी वैल्यू पुट करके आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो। करो, अब तो कर दो भाई, अब तो मैंने पूरा आंसर बता ही दिया, ये मान लो आपको पूरा क्वेश्चन। ओके, हाँ, आरुषि गाल्टा का बी आया है। प्रीति आपका क्या है बेटा? सर बी ऑप्शन। जगदीश? सर बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, बस अपन लोग इतना ही ना बचा है हमारा काम। यस देखो सर। वैल्यू पुट कर देते हैं जरा। m अपॉन टी, m अपॉन टी कितना दे रखा है मेरे को, 15, 15। g 10, h कितना है 60 इंटू 0.9। अब जरा सॉल्व कर लो इसको, देखो 0.9 का ये वाला पॉइंट हट जाएगा 10 से, तो 15 इंटू 6 कितना हुआ, 15 इंटू 6, अरे 900 इंटू 9 कितना होगा, 8100 वॉट। अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1000 का डिवाइड कर दो, 108.1 किलो वॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बोलो चंका। यस सर। यस सर। है भाई?
शंका की Yes, नहीं? sir. ओके अब Yes, जरा sir. ये क्वेश्चन करो, अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन ट्रेवल्स डाउन ऑन अ स्मूथ कर्व ए बी, ये स्मूथ सरफेस है यहां से यहां तक, ए से बी तक, joined to a rough horizontal surface. The rough surface has a friction coefficient 0.2 with the block. ठीक है, if the block start slipping on the track from height 1 meter, यहां से स्टार्ट किया है above the horizontal surface, what would move? It would move distance s distance इस पे मूव किया, मान लो यहां तक गया है वो s distance ऑन द रफ सरफेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। उसने बोला है कि यहां से मैंने किसी स्मूथ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को गिराया है, वो यहां पे और यहां तक तो स्मूथ सरफेस था, ये स्मूथ मतलब नो फ्रिक्शन, जैसे ही बी से आगे का जो सरफेस है वहां पे फ्रिक्शन है, वहां पे मेरा फ्रिक्शन है। अब जैसे ही यहां तक आया और आगे जाने पे उसके बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा, तो वो कुछ एस डिस्टेंस चलने के बाद में रेस्ट पे आ गया, एस डिस्टेंस चलने के बाद में रेस्ट पे आ गया है। तो उसने बोला है कि वो एस डिस्टेंस कितनी चला, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कितनी एस डिस्टेंस वो चल पाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन। करो भाई। थोड़ा सा फास्ट करो। आपको हिंट दे देता हूं कि यहां से जब आपका ऑब्जेक्ट गिरेगा तो यहां तक पहुंचेगा, यहां तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्योंकि फाइनल में मेरा किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। और इनिशियली रेस्ट से आ रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो। इसका मतलब को अगर मैं बोलूं कि मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो मेरे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी किस में बर्बाद होगी फिर, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो किस में बर्बाद होगी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन में होगी कि नहीं होगी, जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, वर्क डन बाई क्या होगी, मेरा जीरो हो जाना चाहिए। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, है भाई Yes, sir. बच्चों, हवा लगी इस कंसेप्ट की? यस सर। ओके, अब आप क्या करोगे, अच्छा मेरा फ्रिक्शन की बात की जाए, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे मेरा mg ब्लॉक का है, mg ब्लॉक है, न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो fr मेरा इधर लगेगा, कितना लगेगा, म्यू mg लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा nmg के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, म्यू mg होगा ना फ्रिक्शन फोर्स, और बोलो। यस सर। तो अगर आप बोलोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मेरी, एम जी एच माइनस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर इंटू, माना कि ये जो डिस्टेंस है कितनी एस है, इसने वो दिया है एस, एस इक्वल टू जीरो, तो एम जी एच, एम कितना है मेरा, एम है मैं एम कितना है कितना है कितना है, एम नहीं दिया है क्या, एम नहीं दिया, चलो ठीक है, एम ऐसे ही रखते हैं, एम जी एच माइनस इसको क्या है, म्यू एम जी इंटू एस इक्वल टू जीरो। तो देखो एम जी
mg को 0 के में भेज दूं तो मेरा क्या होगा, h इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, म्यू एस। तो s क्या आ जाएगा, h अपॉन म्यू। आएगा कि नहीं आएगा h अपॉन म्यू, बोलो। Yes, sir. यस h क्या है मेरा, h क्या है मेरा 1 मीटर, और म्यू क्या है, म्यू दे रखा है इसने कितना, म्यू ये रहा 0.2, 0.2 यानी कि क्या मेरा 5 मीटर आएगा आंसर, बोलो। चमका है कि Yes, नहीं sir. चमका, Yes, ऑप्शन sir. 2 इसका Yes, करेक्ट sir. आंसर। अब हम आते हैं ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, थोड़ा सा फास्ट फास्ट फॉरवर्ड में देखो ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है अभी की तरह जो क्वेश्चन करवाया था मैंने। चलो इसको करना होमवर्क में, क्योंकि अभी आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया ऑलरेडी। इसको आप होमवर्क में लिख लो, चलो इसको होमवर्क में लिख। आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी लेनी है मिड पॉइंट मान के, उसका मिड पॉइंट मान लेना एमजीएच में। जो आपका एच लोगे, टोटल 100 मीटर है ना, उसका हाफ ले लेना, आपका काम बन जाएगा। अच्छा इसने 100 लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 100 लिया है फ्रॉम 100। अच्छा 100 मीटर डीप है ना, 100 मीटर डीप से किया है खाली, ठीक है 100 मीटर ही लोगे। तो एफिशिएंसी का ध्यान रखना, एफिशिएंसी 50% है, तो 50% एनर्जी बर्बाद हो रही है, 50% एनर्जी बर्बाद हो रही है, तो उसमें क्या करोगे 0.5 का या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर 50% का डिवाइड कर दो। ये किया है 50 का डिवाइड, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क में आपके 3 क्वेश्चन ये हैं, और 3 क्वेश्चन ये हैं, 6 और 3 क्वेश्चन ये हैं, 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, 9 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को एक बार फास्ट, बताओगे क्या किया है हमने आज। So potential energy, पोटेंशियल एनर्जी की है, और हमने क्या किया है, elastic कंजर्वेशन ऑफ potential एनर्जी, energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है, और नंबर 2 नंबर 3 पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की है, और क्या किया है, Power. पावर किया है। पावर के बाद में हमने क्वेश्चन ही किए हैं, है ना, Yes, sir. yes, sir. और क्वेश्चन किए हैं। तो आज की क्लास में कोई डाउट है भाई, So, कोई डाउट। No, sir. No, sir. ओके ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. thank you, sir. वेलकम एवरीवन, Thank you, sir. बाय एवरीवन, थैंक यू, वेलकम, यू वेलकम।